हेलो दोस्तों, माई सेल्फ उदित सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल थंबनेल एकदम सही देखा। मैंने ऑडिट में 61 मार्क्स स्कोर किया है। तो मैंने किन रिसोर्सेज को फॉलो किया है, आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, आपको किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए और ऑडिट की कम समय में कैसे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, 60, 65, 70 जितने भी नंबर आप लाना चाहें, जो भी आपका टारगेट होगा। और इस स्टडी से मैं आपको पहले बता दूँ, 40-45 नंबर तो आप बहुत कम पढ़ाई करके भी ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कौन सी बुक फॉलो किया था, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। मैंने ये किताब फॉलो की थी, ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। जो भी पेपर बनेगा सिर्फ इसी से बनेगा, इसके बाहर से कोई पेपर नहीं बनेगा। एक ऑडिट की एक बुक और है प्रोनाउंसमेंट की, जो इस बार इंस्टीट्यूट ने आई थिंक इशू नहीं करी है, और वो बोलते हैं कि अपनी उन वेबसाइट से वगैरह पे जाके आप उनको पढ़ सकते हैं। उस बुक को आप कभी मत पढ़िएगा, उससे कोई पेपर नहीं आएगा। जो भी पेपर आएगा उससे आएगा। उस बुक का वेटेज मेरे हिसाब से 203 नंबर का रहेगा। अगर आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए इतनी मोटी बुक पढ़ने को बोले तो कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हम उस बुक की बात इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। हमारा सिलेबस किस तरीके से डिवाइड किया आईसीएआई ने। एक प्रोफेशनल एथिक्स के टॉपिक हो गया, एक अदर टॉपिक हो गया, एक हो गया स्टैंडर्ड्स। तो किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में बताता हूँ। अब 1 बाय 1 करता हुआ सभी चीज़ों को बताऊँगा। आप एक पेन कॉपी डायरी लेके बैठ जाइए जिसमें आप चीज़ों को नोट कर पाएँ। प्रोफेशनल एथिक्स किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, मॉड्यूल से भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं तो उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉजेस का इंटरलिंकिंग होता है। जिस भी टीचर से आपने पढ़ा वगैरह होगा तो उसने बिल्कुल सही तरीके से आपको लिंक उन्होंने करा दिया होगा, तो आप उसी को लेते चलिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है प्रोफेशनल एथिक्स की, तो प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस की जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ आईसीआई का स्टडी मटेरियल से आप प्रैक्टिस करिए। और सब बहुत बहुत अच्छा से आईसीआई के स्टडी मटेरियल एग्जाम्पल्स वगैरह उसमें बहुत अच्छे से दिए हैं। इतने हाई लेवल के एग्जाम्पल्स उसमें लिए हैं। अगर वो क्वेश्चन मतलब रेडी टू कम इन एग्ज़ाम है एकदम, मतलब अगर आप उसको पढ़ के जाएंगे तो बहुत हाई चांस रहेंगे कि उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इतने ज़्यादा उसमें बहुत अच्छी तरीके से इलिस्ट्रेशंस वगैरह, केस स्टडी, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। टीवाईके वगैरह आप अच्छे से कर लीजिए, तो आप प्रोफेशनल एथिक्स को इस तरीके से कवर कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। फिर बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स कैसे कवर करेंगे। स्टैंडर्ड्स कवर करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड जो भी आपके टॉप चैप्टर्स में जो स्टैंडर्ड डिस्कस किए गए उनको तो सबसे पहले आप बिल्कुल उनको टॉप प्रायोरिटी में कवर कीजिए। अगर इस स्टैंडर्ड्स का क्वेश्चन अगर चैप्टर से बनेगा तो उन्हीं टॉपिक से आएगा, उसके बाहर से कोई भी स्टैंडर्ड्स का ज़्यादा नहीं आएगा। जनरली जो भी स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे वो सब मॉड्यूल से ही क्वेश्चन को आएंगे। देखिए स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कभी कभी टिपिकल हो सकती हैं, तो इसके अंदर लर्निंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको लर्न बहुत अच्छे से करना होगा। तो आप लर्निंग पे फोकस करिएगा, स्टैंडर्ड्स को कॉन्सेप्ट समझते हुए चलिएगा, तो डेफिनेटली आपका स्टैंडर्ड भी कवर हो जाएगा। मैंने कैसे स्टैंडर्ड कवर किया था, मैंने अतुल अग्रवाल सर की बुक मंगा लिया था स्टैंडर्ड्स के लिए, उनके नोट्स मंगा लिए थे, मैंने उसी से पढ़ा था। लेकिन जो भी स्टैंडर्ड्स जैसे 600 की सीरीज़ के जो स्टैंडर्ड्स है उसको मैंने बुक से ही कवर किया था। 600, 540, 610, 610, 620, इस तरीके के जितने भी स्टैंडर्ड्स थे वो मैंने बुक से इटसेल्फ कवर किए थे। और बैंक ऑडिट एक काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर, उसको किस तरीके से कवर करना है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलैप करती हैं, क्योंकि एक ही जैसे कई तरीके से आंसर है। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने जो ट्रिक निकाली थी ये थी कि जो भी टॉपिक अलग अलग टॉपिक थे, मतलब उनमें कोई भी आंसर कॉमन नहीं है, तो उन टॉपिक्स को मैं अलग पढ़ता था। कॉमन वाले टॉपिक को मैंने क्या किया था, कॉमन वाले टॉपिक्स में थे 4-5 पॉइंट एकदम कॉमन निकाल लिए थे, बस मैं वही याद करता था। और बहुत ज़्यादा कभी कभी मुझे लगता था कि इतने सफिशेंट नहीं रहेंगे, तो कुछ अलग अलग टॉपिक भी उठा लेता था, उन्हीं में से कोई पॉइंट लिया लाइन उनको उनके साथ लिख के लर्न कर लेता था। और जो एकदम अलग टॉपिक है उनका तो आंसर ही अलग है, तो फिर आप वो जो आंसर अलग है तो फिर आप उसको अलग आंसर याद कर लीजिए। पूरे ओवरऑल उस चैप्टर का एक बर्ड आई व्यू लेने के लिए आप हर टॉपिक का एक निमोनिक बनाइए, उसको चैप्टर के फ्रंट पेज पे लगा दीजिए। जब आप बैंक ऑडिट रिवाइज करते हुए चलें तो फिर आप पहले निमोनिक्स को रिवाइज कर लीजिए, 5-6 बार लर्न कर लीजिए, फिर आप चैप्टर के अंदर मूव ऑन करिए। इससे की चीज़ें आपको जल्दी रिकॉल होंगी, आप बहुत कम समय में चीज़ों को रिविज़न कर पाएंगे। और बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में होता ये है कि कुछ चीज़ें पैराग्राफ फॉर्म में दी होती है और कुछ चीज़ें लाइन बाय लाइन पॉइंटर्स फॉर्म में दी होती है। क्योंकि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इतना ज़्यादा बड़ा है तो हमें ये कैसे पता चलेगा हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सभी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा रिस्क का एलिमेंट तो रहेगा। तो फिर आप क्या करिए, इंस्टीट्यूट की जनरली टेंडेंसी मैंने जहाँ तक ये नोटिस किया हुआ है कि वो पॉइंट वाइज जो आंसर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सपोज़ आपको पास समय कम बचा है या अगर आप कुछ चीज़ छोड़ना चाह रहे हैं तो पैराग्राफ फॉर्म वाली चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं, पॉइंट वाइज वाली फॉर्म में आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली वो मार्किंग स्कीम बनाने में भी उसमें आराम होता है और चेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा आराम होता है। जैसे सपोज़ कि 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 3 पॉइंट लिख दिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
तो इस तरीके से आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जो भी अदर ऑडिट के चैप्टर है, मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, तो इसमें किस तरीके से पढ़ाई करनी, मैंने पर कॉन्सेप्ट, जैसे इसमें पॉइंट वाइज आंसर दिए होते हैं, तो मैंने पर कॉन्सेप्ट 5 पॉइंट 6 पॉइंट इस तरीके से याद किए थे। आप कम भी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो अपने हिसाब से आप पॉइंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 5 पॉइंट्स इनफ होंगे। अतुल अग्रवाल सर ने अपने चैनल के ऊपर कुछ टॉपिक्स की हाईलाइट करके वीडियोस चैप्टर वाइज डाली हुई है, आप वहाँ से डेफिनेटली देखिए, अपने मॉड्यूल में हाईलाइट कर लीजिए। और अगर बहुत सारे टॉपिक्स की नहीं भी डाली हुई तो अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाईलाइट करना कैसे, मॉड्यूल को पढ़ना कैसे। अगर आप अपनी पढ़ाई मॉड्यूल बेस पढ़ेंगे, ना ज़्यादा पढ़ेंगे ना कम पढ़ेंगे, तो आप डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन कौन सी बुक किन किन चीज़ों के लिए यूज़ किया था और किस तरीके से मैं अपनी आपको स्ट्रेटजी बताई। तो मैंने स्ट्रेटजी बताई कि इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने क्या फॉलो किया तो मैं बताता हूँ। मैंने प्रोफेशनल एथिक्स रेफरेंस बुक की यूज़ किया था, प्रोफेशनल एथिक्स के लिए रेफरेंस बुक यूज़ किया था। स्टैंडर्ड्स के लिए अतुल अग्रवाल सर का मैंने बुक यूज़ किया था, मैंने नोट्स उनके मंगाए हुए थे। और अदर जितने भी टॉपिक है वो सारे मैंने ICM मॉड्यूल इटसेल्फ पढ़ाई किया हुआ है। रेफरेंस बुक मैं रखता था, शिवम केसवानी सर की रेफरेंस बुक थी मेरे पास। मैं कुछ ही टॉपिक जैसे कारो कंपनी ऑडिट से मैं उनसे पढ़ा हूँ, बाकी मैं उनसे बहुत ज़्यादा उनकी बुक पे मुझे नहीं जमती थी, मुझे सिर्फ स्टडी मैट जमा है और मैं स्टडी मैट से ही पढ़ाई किया हूँ। आपको भी मल्टीपल टाइम स्टडी मैट ही रिवाइज करना है। मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में स्पेशली बता रहा हूँ। ये सपोज़ कि प्रोफेशनल एथिक्स में क्या होता है कि आपको क्लॉज नंबर लर्न करने होते हैं और फिर उसमें लिखना होता है क्लॉजेस में क्या है, फिर डिस्कशन करना होता है और कंक्लूजन देना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम वो आती है उस लाइन जो उनकी लिखी होती है क्लॉज के अंदर का कंटेंट, उसको लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उसको लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बताऊँ, लर्निंग एलिमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। क्लॉज नंबर आप याद करिए, लर्निंग एलिमेंट जो करना है जितनी भी आपको, जैसे उसमें अब या तो फिर चैलेंज होता है डिट्टो लाइन याद करो। भाई डिट्टो तो कोई नहीं याद कर पाएगी, इतने सारे क्लॉजेज है, बिल्कुल मिलते जुलते भी क्लॉजेज होते हैं। तो अब जितना भी आपको याद हो रहा है आप उतना ही सिर्फ उस लाइन को याद कर लीजिए। आप अपने डिस्कशन को अच्छे से करिएगा। और डिस्कशन करने का क्या मतलब है, बहुत कुछ लोगों का डाउट है कि वो प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस में डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। तो डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं, बस आप उठाइए क्वेश्चंस को, आंसर में लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन में ऐसा ऐसा हुआ, हो गया आपका डिस्कशन, फिर कंक्लूजन करिए। जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर सही क्लॉज लिखने के मिलेंगे। अगर आपको उसके मार्क्स मिले भी ना, कि जब जिसमें जो इंग्लिश उनकी लिखी होती है क्लॉज में क्या चीज़, अगर उसके मार्क्स मिलेंगे भी नहीं तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। आप डिस्कशन के अगर 1 मार्क्स मिलेंगे और कंक्लूजन के सही मार्क्स मिलेंगे, गिल्टी नॉट गिल्टी, तो भी आपको उसमें भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 से 3 नंबर उसमें मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर करते हुए रहेंगे तो फिर आपकी इन टॉपिक्स में भी मार्क्स आ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लोड मत दीजिए, किसी भी टॉपिक पे स्टक मत करिए, बहुत तेज़ी से एकदम बहुत रफ्तार से अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाइए, जिसमें कि आप कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएँ और फिर आप एक रिवीजन कर पाएँ। एक ही चीज़ को बहुत देर तक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाले ऑडिट के पेपर में। मैंने बहुत तेज़ी से पढ़ाई की थी, तभी मैं 4 to 5 रिवीजन कर पाया। और जब आप चीज़ों को बार बार रिवीजन करेंगे तो खुद ब खुद रिकॉल हो जाएगी। आप सोचिए कि किसी एक टॉपिक को आप 10 घंटा पढ़ लीजिए, कल आप भूल जाएंगे, तो उस टॉपिक को आप 4 घंटा पढ़ते, कल फिर उसमें आधा घंटा रिवाइज कर लेते, तो इस तरीके से आपको ज़्यादा चीज़ें याद रख पाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ ऑडिट में चीज़ों को लर्न कैसे करना है। तो लर्न करने के लिए आप निमोनीज बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को लर्न करेंगे और जो भी कहानी जो स्टोरीज बनाए उनको एक अलग पेज पे लिख के चैप्टर के पहले चिपका दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बैंक ऑडिट के लिए बताया, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। जब आपको कुछ बहुत कम समय में रिवाइज करना होगा तो फिर आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके चले जाएंगे, तो एटलीस्ट आप उसमें भी बहुत कुछ मार्क्स एटलीस्ट आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल पाएंगे इस तरीके से, लेकिन एटलीस्ट आपको 0 नहीं मिलेगा। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो 1 नंबर या 2 नंबर उस तरीके से आपको मिल जाएंगे। देखिए ऑडिट एक जो पेपर है वो सिर्फ रिवीजन का पेपर है, CA फाइनल का सबसे ज़्यादा टफ पेपर है, सबसे ज़्यादा ब्रॉड पेपर है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाते हैं, लेकिन रहेगा विद इन अ स्टडी मटेरियल आपका, और बहुत ज़्यादा चांस होगा कि पेपर जो भी बनेगा वो स्टडी मटेरियल से ही बनेगा। एक और क्वेरी मेरे पास आती है कि किस तरीके से, क्या मतलब लाइन बाय लाइन याद करना है कि टॉपिक को समझ लेना है। देखिए आपको थोड़ा मिक्स सा याद करना है, ना आप लाइन बाय लाइन याद कर पाएंगे, ना आप सिर्फ समझ के टॉपिक में चले जाएंगे। याद करने का एलिमेंट ज़्यादा रहेगा, और याद करने का एलिमेंट ऑडिट के अंदर ज़्यादा डोमिनेटिंग है एज़ कम्पेयर टू कि आपकी समझ रहे हैं। समझना भी ज़रूरी है, याद करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कीवर्ड्स के नंबर है। तो कीवर्ड्स आप याद करिए, मॉड्यूल से पढ़ाई करिए या किसी भी टीचर से पढ़ाई करिए, कीवर्ड को हाईलाइट कर लीजिए। और अगर लास्ट डे पे आप सिर्फ कीवर्ड को ही रिवाइज करेंगे तो ही आप सिर्फ रिवाइज कर पाएंगे इस तरीके से, वरना लास्ट डे पे आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि लास्ट डे पे मैं सभी टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर रिवाइज कर पाएंगे, आप नहीं रिवाइज कर पाएंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर ओवरव्यू लेते रहिएगा, तो ही आप अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और लास्ट डे के लिए भी कवर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं वीडियो को समअप कर रहा हूँ, आपको ICAS स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाई करनी है।
अगर जो वो आंसर आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जिसमें आंसर पॉइंट में दिया होता है, ग्राफ बना हो, आपको ग्राफ भी याद करना है, इलिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने, TYK से क्वेश्चंस लगाने। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन बैंक के एडिशनल क्वेश्चंस लगा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप टॉपिक आपका अच्छा है तो फिर आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।